प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। दूसरा, पुरस्कार प्रदान करने के लिए जूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तीसरा, इस जूरी में 2 पदेन सदस्यों के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2019 और 20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद तथा बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान जो को क्रमशः 2019 तथा 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार ने वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में की थी। पुरस्कार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, धार्मिक मत या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा इसमें 2 पदेन सदस्यों के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष तथा सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक को भी जूरी में शामिल किया गया है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हस्तकरघा वस्तु प्रदान की जाती है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं। सही विकल्प है ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 124 में किए गए हैं। दूसरा, संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तीसरा, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। चौथा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 2 और 4, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 4, डी उपयुक्त कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, किंतु संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति निर्वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर वरिष्ठता के आधार पर नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वरिष्ठता का निर्धारण उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जाता है। नियुक्त के पश्चात मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 124 के 4 में यह प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त विकास परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। दूसरा, स्वायत्त विकास परिषदों को भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य के संबंध में विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि वर्तमान में असम की 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली को लागू करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। संविधान की 6ठी अनुसूची जनजातीय समुदाय की रक्षा तथा स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से इनको स्वायत्तता प्रदान करती है। स्वायत्त विकास परिषद भूमि,
सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य के संबंध में कानून का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों में विस्तार करने के लिए 125वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की थी। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। पेरोस्मिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें प्रभावित व्यक्ति को गंध अनुभव करने में विकृति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, यह विकार सामान्यतः उन लोगों में उत्पन्न होता है जो वायरस या चोट से हुई हानि के पश्चात गंध बोध में सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी। कोविड-19 के लक्षणों के रूप में स्वाद तथा गंध का अनुभव न होना पहले से शामिल थे, किंतु हाल ही में कुछ लोगों के पेरिस्मिया से ग्रसित होने का पता चला है। चिकित्सा के क्षेत्र में पेरिस्मिया शब्द ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिनमें प्रभावित व्यक्ति को गंध अनुभव करने में विकृति उत्पन्न होती है। यह विकार सामान्यतः उन लोगों में उत्पन्न होता है जो वायरस या चोट से हुई हानि के पश्चात अपने गंध बोध में सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। पेरोस्मिया एक अस्थायी स्थिति है जो हानिकारक नहीं है। यह कई हफ्तों तक जारी रह सकती है तथा खराब मनोदशा या अवसाद की भावना का कारण भी बन सकती है। पेरोस्मिया से ग्रसित व्यक्ति कुछ गंधों का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे कुछ गंध को भिन्न अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, पेरोस्मिया वाले किसी व्यक्ति को कॉफी में जले हुए टोस्ट जैसी गंध आ सकती है। पेरोस्मिया के कुछ सामान्य ट्रिगर में भुना हुआ, सिका हुआ या ग्रिल्ड खाद्य पदार्थ, कॉफी, प्याज, चॉकलेट, लहसुन या अंडे शामिल हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पोलिंग एजेंट एक व्यक्ति होता है जिसे किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। दूसरा, रिटर्निंग ऑफिसर मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करता है। तीसरा, पोलिंग एजेंट को चुनाव में उपयोग की जाने वाली ईवीएम तथा वीवीपीएटी के कार्यों तथा नियमों व प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। चौथा, पोलिंग एजेंट को उस विधानसभा क्षेत्र में किसी भी बूथ के लिए नामित किया जा सकता है जिसे क्षेत्र की मतदाता सूची में वह पंजीकृत है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी। पोलिंग एजेंट वह व्यक्ति है जिसे किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है, क्योंकि एक उम्मीदवार का चुनाव के दिन प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मौजूद होना संभव नहीं है। अतः चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए उम्मीदवार को पोलिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति देता है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पोलिंग एजेंट को चुनाव में उपयोग की जाने वाली ईवीएम तथा वीवीपैट के कार्यों, नियमों व प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर प्रदर्शनों का आयोजन करता है जिसमें मशीनों की कार्यप्रणाली तथा संचालन के बारे में समझाया जाता है। नए नियमों के अनुसार एक राजनीतिक दल एक पोलिंग एजेंट को उस विधानसभा क्षेत्र में किसी भी बूथ के लिए नामित कर सकता है जिसकी मतदाता सूची में वह पंजीकृत है। इस नियम से पूर्व पोलिंग एजेंट को जहां वह कार्य कर रहा है उस बूथ या उसके आसपास के बूथ का मतदाता होता था। पोलिंग एजेंट नियुक्त करने के नियमों के बदलाव से संबंधित निर्वाचन आयोग के हालिया फैसले ने पश्चिम बंगाल में एक विवाद उत्पन्न कर दिया है। तृणमूल ने इसे मनमाना, प्रेरित और पक्षपाती बताया। इन नियमों में बदलाव का विरोध किया है। उसने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की है। इस प्रकार कथन ए, सी और डी सही है, जबकि कथन बी गलत है।